हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th ए साइंस की और चैप्टर 4 आपका यहाँ पर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी कि परमाणु की संरचना के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें कि आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में हम लोग लास्ट सेशन में बात कर रहे थे, जिसमें हम क्या उसके ड्रॉबैक्स है, कमियां क्या क्या हैं, उन पर बात कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए चलिए, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था? उसका अल्फा प्रकीर्णन वाला जो उसने प्रयोग किया था, जहां पर उसने एक गोल्ड फॉइल ली थी, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली थी और गोल्ड फॉइल पर अल्फा कण आपके डाले थे और उसके गोल्ड फॉइल के चारों ओर आपका एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन का यूज उन्होंने किया था जो जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी। तो इस प्रकार से जब अल्फा कण सोने की पन्नी पे डाले गए तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल एज इट इज बाहर निकल गए बिना डिफ्लेक्ट हुए। वहीं पर कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो एक छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए और वहीं पर उन सारे कणों में से बहुत कम कण ऐसे थे जो जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से वापस आ गए, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन जब उन्होंने देखी तो इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने निष्कर्ष निकाला यहाँ पर कि जो अधिकांश आपका भाग है परमाणु का वो कैसा है? वो खाली है, ठीक है ना। और परमाणु का जो धनावेश होता है, जिसको थॉमसन ने बोला था कि वो आपका पूरे गोले पर, पूरे परमाणु पर बिखरा हुआ है, ऐसा कुछ यहाँ पर उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने क्या बोला? परमाणु में धनावेश है लेकिन वो धनावेश बहुत कम स्थान घेरे हुए है, ठीक है ना। जिसे उन्होंने कहा कि ये परमाणु के केंद्र में स्थित होगा, जो सेंटर पॉइंट होगा एटम का, एंड उसको नाभिक यानी कि न्यूक्लियस नाम उन्होंने दिया यहाँ पर, ठीक है ना। वहीं पर परमाणु की तुलना में जो नाभिक का आकार होगा वो बहुत ही छोटा होगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक है ना। इतना उन्होंने निष्कर्ष निकाला था उनके परमाणु मॉडल में। देन कमियां क्या थी फिर इस मॉडल की? जब इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है नाभिक के चारों ओर तो घूमते घूमते वो एक्सेलरेशन में जाएगा, आपका त्वरण दिखाएगा और फिर उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी? लॉस होती जाएगी, ठीक है ना। तो उसका जो घूमने वाला पथ है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, ठीक है ना। एक समय ऐसा आएगा कि वो घूमते घूमते आपका नाभिक में गिर जाएगा। इसका मतलब है अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में गिर गया तो आपका परमाणु का अस्तित्व ही नहीं है, परमाणु अनस्टेबल हो जाएगा। अगर परमाणु का अस्तित्व नहीं है तो पदार्थ का भी नहीं है। फिर इस प्रकार से हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा है, परमाणु तो आपका एग्जिस्ट करता है, वहीं पर जो पदार्थ है वो भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा कि परमाणु और पदार्थ नहीं होता है। हमें इतनी सारी चीजें दिख रही हैं अपने आसपास जो पदार्थ हैं, उनके अंदर एटम भी होंगे, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, उनके अंदर उनका नाभिक भी है। तो फिर ऐसा कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो वो कैसे अपनी एनर्जी को लॉस होने से बचा रहा है, या वो आपका एक ही पाथ पर घूमे जा रहा है, उसका पाथ छोटा नहीं हो रहा है। इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ओके। और स्टेबिलिटी को भी आपका एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि परमाणु जो होता है वो स्टेबल कैसे है, ओके। चलिए तो नोट करिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, यह है मॉडल परमाणुओं की स्थिरता को समझाने में असफल रहा, ठीक है ना। स्टेबल कैसे है एटम, उस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया आपका, ओके। चलिए नेक्स्ट लिखो, उन्होंने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन धनावेशित
नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि वृत्ताकार कक्ष में अगर कोई चीज घूम रही है या वृत्ताकार रास्ते पर कोई चीज चल रही है तो वो त्वरण से आपका गुजरेगी। ठीक है ना, त्वरण प्रदर्शित करेगी। हम जानते हैं कि कोई कण यदि वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो वह त्वरण यानी एक्सेलरेशन से गुजरता है। ठीक है, त्वरण से गुजरता है। त्वरण के दौरान कण ऊर्जा विकीर्ण करता है, अंततः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता है, जिससे परमाणु क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। ओके, नोट करिए। जीआईसी सितारगंज और जीआईसी बाग वाला, आवाज आ रही है आपको? हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है तो हाथ उठाइए अपना। ठीक है, माइक लो अपना, जल्दी से माइक ले लीजिए बच्चे अपना। अपना नाम और क्लास बताइए। जीआईसी सितारगंज। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद फरहान। फरहान। कौन सी क्लास में है आप? 9th बी। 9th में है। चलिए, कौन सा चैप्टर चल रहा है यहाँ पर? कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं हम? बोलो बोलो। आपने कितने चैप्टर पढ़ लिए? ये 3 चैप्टर। 3 पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ये 4th चैप्टर है आपका, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। 3 चैप्टर तक हम किसकी बात कर रहे थे? पहले चैप्टर में हमने पदार्थ की बात की, दूसरे में उसकी अवस्था की बात की, तीसरे में हम वो बना किससे उस पर बात करते हैं, तो परमाणु पर आते हैं। तो उस परमाणु की संरचना कैसी है, यानी कि स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना फरहान? वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। बातें नहीं करेंगे, अब जो पढ़ाया जाएगा उसको ध्यान से सुनेंगे। ओके, क्या बोला हमने अभी तक? डाल्टन जी क्या बोल रहे थे, या जितने भी हमने फिलोसफर्स की बातें सुनी उन्होंने क्या बोला? चाहे महर्षि कणाद हो गए या ग्रीक फिलोसफर आते हैं, कई भारतीय दार्शनिकों में आपका कणाद का नाम आता है, इसके अलावा कात्यायन का नाम आता है। तो उन सब ने क्या बोला था? कोई तो सूक्ष्मतम कण होगा। सूक्ष्मतम का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटा। और जो सबसे छोटा है इसका मतलब क्या? उसको हम और अन्य भागों में नहीं तोड़ सकते, तो उसको इनडिविजिबल भी बोला गया। यानी 2 वर्ड आए थे वहां पर, एक अविभाज्य और दूसरा सूक्ष्मता। ठीक है ना? पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या है? परमाणु है। अब मैं इसको तोड़ूंगी तो इसके 2 आपके भाग हो जाएंगे, तो वो भी कण ही है, उनको और छोटा करते जाएंगे तो उनके और सारे कण निकलेंगे। लेकिन उन सभी कणों में से जो ऐसे कण होंगे जिनको हम और तोड़ नहीं सकते हैं,
ठीक है ना। उन्हीं को क्या कहा गया, उन्हीं को यहाँ पर परमाणु कहा गया था। लेकिन जब बाद में फर्दर स्टडीज हुई जिसमें कि एक्सपेरिमेंट आए अलग अलग, और फेराडे का आता है आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, वहां पर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आता है, ठीक है, जिसको जे जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो अब क्या क्लियर हो गया था कि परमाणु सबसे छोटा जिसे हम मान रहे थे उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, यानी कि उससे छोटा भी कुछ है वहां, और वो कैसा है, ऋणावेशित है। फिर थॉमसन ने उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया, इसी वजह से उसकी खोज का श्रेय भी किसको जाता है, थॉमसन को जाता है। एक्सपेरिमेंट किसने किया था, फेराडे ने किया था। देन जब गोल्डस्टीन एक प्रयोग कर रहे थे इससे पहले, तो उनको कुछ पॉजिटिव चार्ज का फील आया, ठीक है ना, कि वहां पर परमाणु के अंदर कोई धनावेश भी है, जिसको बाद में फिर थॉमसन का परमाणु मॉडल आता है, कौन सा वाला, तरबूज वाला, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला कि जैसा तरबूज है हमारा, परमाणु कुछ इसी प्रकार का है। ये देखिए, जैसा हमारा तरबूज है, परमाणु कुछ इसी प्रकार का है। जैसे तरबूज में एडिबल पार्ट कौन सा होता है, जिसको हम खाते हैं, ये लाल वाला भाग होता है। तो उन्होंने बोला परमाणु में जो धनावेश है वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से तरबूज में लाल खाने वाला भाग होता है। तो लाल भाग यानी परमाणु का धनावेश, तो लाल भाग पूरा ही रहता है लगभग, है ना। तो उसी प्रकार से परमाणु यदि गोला है तो उस पर पूरा धनावेश इस प्रकार से बिखरा हुआ है, जैसे ऑरेंज पार्ट दिख रहा है, पूरा क्या है, धनावेश है। थॉमसन जी बोल रहे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की भी खोज की, फिर उन्होंने ये मॉडल दिया। अभी तक परमाणु प्रोटॉन की खोज नहीं हुई, परमाणु में सिर्फ इलेक्ट्रॉन चल रहा है और धनावेश चल रहा है, क्योंकि धनावेश के बारे में गोल्डस्टीन ने बता दिया था। फिर उन्होंने बोला जो धनावेश होता है उस धनावेश में यानी लाल खाने वाले भाग में काले बीज बिखरे रहते हैं। बोलो देखा है सबने तरबूज, हैंड रेस करो, वाटरमेलन किस किसने देखा है, ठीक है। तो जब भी थॉमसन के परमाणु मॉडल की बात आएगी तो तरबूज को याद कर लेना, और फिर इसकी हम संज्ञा देंगे वहां पर कि इसके समान होता है, लेकिन अपने वर्ड्स में लिखेंगे, ओके। देन जो ये काले सीड्स हैं यानी कि जो काले बीज हैं आपके, वो ऋणावेश हो गए। तो लाल खाने वाले भाग में काले बीज बिखरे हैं, यानी कि धनावेश में आपका ऋणावेश बिखरा हुआ है। इतना थॉमसन ने बोला। और उन्होंने बोला कि पहले ही पता चल गया था कि परमाणु पूर्ण रूप से या वैद्युत रूप से उदासीन होता है। उदासीन का मतलब कोई आवेश नहीं है, ना धनावेश ना ऋणावेश, ठीक है। इसका मतलब नेट चार्ज जीरो कब होता है, जब धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान हो जाएगी, है ना। सपोज मेरे पास ये 5 तरबूज थे, ठीक है ना, मैंने 5 के 5 आपको दे दिए, फरहान को दे दिए, तो अभी मेरे पास कितने, 0। तो 5 थे, इसका मतलब पॉजिटिव, और जब दे दिए तो -5 किया ना उसमें से, तो +5 और -5 को ऐड करेंगे तो नेट कितना हो जाएगा, 0। तो उन्होंने यही बोला कि जितनी मात्रा धनावेश की है ऋणावेश की भी उतनी ही मात्रा है मैग्नीट्यूड में, ठीक है ना। तो ओवरऑल नेट चार्ज कितना हो जाएगा आपके परमाणु पर, 0 हो जाएगा, यानी कि परमाणु उदासीन है। इतना थॉमसन ने बोला। देन यहाँ पर आते हैं रदरफोर्ड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपका एक्सपेरिमेंट किया विद गोल्ड फॉइल। गोल्ड क्यों लिया, सोना क्यों लिया, अच्छा सोना क्योंकि मोस्ट मैलिएबल है, यानी बहुत ज्यादा सबसे अगाधवर्ध है, यानी कि अगर हम इसको पीटेंगे ना तो इसकी पतली पतली शीट, पतली चादर बन जाती है। तो उन्होंने इतनी पतली चादर बनाई कि उसकी जो मोटाई थी ना उसमें 1000 एटम आ रहे थे, और एटम कितना छोटा होता है, अब 1000 एटम लगाओ तो यानी कि कितनी पतली शीट रही होगी। और फिर उन्होंने उसमें अल्फा पार्टिकल डाले, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो उन्होंने क्या देखा, ज्यादातर पार्टिकल सोने की पन्नी को पार करके चले गए। अब सोने की पन्नी यानी पदार्थ, और पदार्थ के अंदर क्या होंगे, परमाणु होंगे, तो वो परमाणु को देखना चाह रहे थे, समझ रहे हैं ना। तो जब अल्फा पार्टिकल डाले ज्यादातर निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत छोटे एंगल पर आपका डिफ्लेक्ट हुए, और उनमें से भी सपोज 2000 अल्फा पार्टिकल डाले इस पे, जैसे 2000 पत्थर आप किसी नेट पे मार रहे, तो क्या होगा, नेट के बीच में आपके छेद है, और पत्थर का साइज या जो कंकड़ लिए उनका साइज उस छिद्र से छोटा है, तो वो पार हो जाएंगे उससे, मोस्ट ऑफ देम, ओके ना। और कुछ क्या होंगे, वो वायर से टकरा के एक एंगल पर आपका डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और उनमें से अगर आपने 2000 पत्थर डाले, उनमें से कोई 1 या 2 कण ऐसे थे कि जो जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से वापस आ गए। तो इनसे उन्होंने ये चीजें तो वो देख रहे थे एक्सपेरिमेंट में, अब वो अल्फा रेज जो थी वो दिखाई नहीं देती है कि वो पार करके निकल गए, तो उसके लिए उन्होंने एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगाई, जिंक सल्फाइड, जिसपे कि ग्लो उत्पन्न हो रहा था, यहाँ चमक उत्पन्न होगी,
ठीक है, जैसे वो उस पर टकराएंगे, यहाँ से नहीं दिख रहे हैं, यहाँ से भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जब इस पर टकराएंगे तो चमक उत्पन्न होगी। फ्लोरिसेंट स्क्रीन समझ लो, गाड़ी जब हम लोग चलाते हैं रात में तो आपने देखा होगा रोड के किनारे छोटे छोटे पिलर्स लगाए होते हैं, जब भी उन पे लाइट पड़ती है तो वो ग्लो करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं। दिन में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन रात में जब उनमें लाइट पड़ रही है तो वो चमक रहे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ भी ऐसी स्क्रीन का यूज किया गया कि जिसपे अल्फा कण जब टकरा रहे थे तो वो ग्लो आपका उत्पन्न कर रहे थे, यानी चमक रहे थे। तो इस चीज से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि ये सोने की पन्नी यानी पदार्थ, इसके अंदर क्या होंगे, एटम होंगे, और क्योंकि उनसे ज्यादातर अल्फा पार्टिकल एज इट इज निकल रहे हैं बिना डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि सीधे पार कर रहे हैं, इसका मतलब उसका अधिकतर भाग क्या है, खाली है। परमाणु ज्यादातर क्या है, खाली है। और जैसा थॉमसन ने बोला था, याद करो थॉमसन ने क्या बोला था, तरबूज में लाल खाने वाला भाग यानी धनावेश, और लाल भाग तरबूज में बहुत ज्यादा होता है। तो यानी परमाणु में धनावेश बहुत ज्यादा स्थान पर आपका बिखरा हुआ है। लेकिन जब यहाँ रदरफोर्ड ने प्रयोग किया और उन्होंने क्या कहा कि बहुत स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्शन है, इतने सारे कणों को मार फेंक रहे हैं और उसमें से कुछ ही कण आपका डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स ये धनावेश है, यहाँ भी धनावेश होगा जिससे डिफ्लेक्शन हुआ है। तो वो धनावेश पूरे परमाणु में नहीं है। अगर पूरे परमाणु में होता तो जितने कण डाले थे उनमें से ज्यादातर कण आपका डिफ्लेक्ट होते। तो वो आपका धनावेश क्या है, बहुत कम स्थान को घेरे हुए है। समझ रहे हैं, बहुत कम जगह में है। इस प्रकार से समझ लो। देखो क्रिकेट कौन कौन खेलता है, हैंड रेज करो। क्रिकेट खेलते हैं ना आप लोग, तो क्रिकेट का क्या होता है, ग्राउंड होता है, स्टेडियम होता है ना, कितना बड़ा होता है। और उस स्टेडियम को भी आप समझ लो कि 1 से 2 किलोमीटर या कुछ किलोमीटर का रेडियाई का आपका स्टेडियम है। रेडियाई यानी रेडियस का, या रेडियाई का त्रिज्या का, कुछ किलोमीटर त्रिज्या का आपका इतना बड़ा स्टेडियम है। और उस स्टेडियम के बीच में रख दो आपकी जो टेनिस बॉल होती है वो, ठीक है ना। तो परमाणु का आकार कितना है, उस स्टेडियम के बराबर, और जो धनावेश है वो कितना है, जो वो टेनिस की बॉल आपने रखी हुई है उतनी। ये उन्होंने बोला, ठीक है ना। तो इससे उन्होंने 2-3 चीजें निकाली, एक कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली है, धनावेश बहुत कम स्थान घेरे हुए हैं। दूसरा उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जिसकी खोज की गई थी थॉमसन के द्वारा, वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धनावेश के चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक है ना। इतनी चीजें उन्होंने बताई थी। और हम किस पर आए थे, हम आए थे उसकी कमियों पर, ठीक है ना, कि कमियां क्या क्या है। तो वो स्थिरता को नहीं समझा पाए थे। स्थिरता किससे, इसी से। अगर आप सेकंड वाले पॉइंट को पढ़ते हैं कि अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, इस प्रकार से समझो कि हम मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं और कोई ग्राउंड है जिसका जो पाथ है वो सर्कुलर है, ठीक है ना, हम पार्क में गोल गोल घूम रहे हैं। ये पार्क है आपका, और हम इसमें सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं, ठीक है ना। जब हम गोलाकार घूम रहे हैं धीरे धीरे हमारा क्या होगा, एनर्जी हमारी लॉस होगी, ठीक है ना, हम थकना शुरू करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, पहले हम इतना बड़ा, पहला सर्कल हमने इतना बड़ा लिया, अब हमारी थोड़ी एनर्जी लॉस हो गई, अब हमने क्या किया, और छोटा सर्कल लिया, ठीक है, और कम हो गई एनर्जी, और छोटा लिया। इस प्रकार से लास्ट में हम क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे और गिर जाएंगे। तो उन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन होता है या कोई भी जो कण है जो वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, तो वो आपका एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है ना, ऊर्जा का ह्रास होगा, उससे विकीर्ण करेगा ऊर्जा, ठीक है। जब ऊर्जा उसकी खत्म होगी धीरे धीरे उसका पाथ छोटा होता जाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि परमाणु के नाभिक में आपका धनावेश है यहाँ, तो वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आपका कहाँ, किसकी ओर जा रहा है, नाभिक की ओर जा रहा है, और एक समय आएगा कि वो नाभिक में गिर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन आपका नाभिक में गिर गया यानी कि परमाणु अस्थिर हो गया, अनस्टेबिलिटी आ गई एटम में। और जब परमाणु आपका अस्थिर हो गया तो फिर आपका मैटर नहीं होगा, मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा इन परिस्थितियों में, है ना। लेकिन पदार्थ तो है, ये पेन अगर मैं बोल रही हूँ पदार्थ है, आपकी नोटबुक पदार्थ है, तो यानी कि उसका एटम भी स्टेबल होगा। तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि यदि उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों ओर, तो कैसे घूम रहा है अगर उसकी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, और कैसे वो अपनी स्थिरता को, परमाणु स्थिरता को बनाए हुए है। बोलो, समझ आ गया इतना? हैंड रेस करो किस किस को समझ में आया, किसी को समझ नहीं आया।
किसी को भी समझ में नहीं आया। जब तक बताओगे नहीं क्या समझ में आया तो कैसे आगे चलेंगे हम लोग। प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, ठीक है ना, एलएमएस पे, जिसपे बहुत अच्छे से थॉमसन का परमाणु मॉडल समझाया गया है। उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझाया गया है। यहाँ पर हम कमियों पर बात कर रहे थे, ठीक है ना, थॉमसन के परमाणु मॉडल की। बोलो जीआईसी सितारगंज। ऐसे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना हम लोग। तो इस प्रकार से देन आपका उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक और पॉइंट आपका बताया था जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, जो कि परमाणु का नाभिक का द्रव्यमान है वही पूरे परमाणु का द्रव्यमान है। लेकिन जब बाद में अलग अलग परमाणुओं के द्रव्यमानों की गणना हुई तो वो प्रोटॉन, जिसको बाद में रदरफोर्ड ने उस धनावेश को नाम दिया था प्रोटॉन, फिर उन्होंने जब आपका एनोड रे एक्सपेरिमेंट आता है वहां पर, ठीक है ना, वो किया तो उस धनावेशित भाग को, जिसको नाभिक कहा था, उसको कहा कि उस नाभिक में प्रोटॉन स्थित है। ओके, देन जब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर द्रव्यमानों की तुलना होने लगी तो जो प्रोटॉनों का की संख्या थी या प्रोटॉनों का जो द्रव्यमान था बोले, वो नाभिक जो पूरे परमाणु के द्रव्यमान के इक्वल नहीं आ रहा था। समझ रहे हो? सपोज किसी परमाणु का ए, हमारे पास कोई परमाणु, उसका द्रव्यमान 4 है, उसमें प्रोटॉन है 2, ठीक है ना, तो दोनों इक्वल नहीं है ना। नाभिक में यदि सिर्फ प्रोटॉन है और नाभिक का द्रव्यमान जो है वही परमाणु का द्रव्यमान है, तो दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब नाभिक में कोई और पार्टिकल है जो अपना योगदान दे रहा है पूरे परमाणु के द्रव्यमान में, लेकिन वो पार्टिकल ऐसा है जिस पर कोई आवेश नहीं। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ना ही वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, अब दो ही तो आवेश है, तो धनावेश होगा या ऋणावेश होगा, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, वहां भी वो नहीं निकला, तो नेगेटिवली चार्ज नहीं है। एनोड रे एक्सपेरिमेंट में वो नहीं निकला, तो यानी पॉजिटिवली चार्ज भी नहीं है। समझ रहे हो? तो ऐसा पार्टिकल है जो द्रव्यमान में योगदान तो कर रहा है लेकिन उस पर अपने आप में कोई चार्ज नहीं है। देन न्यूट्रल वो आपका पार्टिकल था और जिसको जेम्स चैडविक ने नाम दिया न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी, प्रोटॉन की खोज हो गई थी और न्यूट्रॉन की खोज आपकी हो चुकी थी, जिसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि पार्टिकल और सब अटोमिक पार्टिकल क्या क्या है और उन सब अटोमिक पार्टिकल पर चार्ज कितना है और उनका मास कितना है, ठीक है ना। अब मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम होता है, चार्ज का, आवेश का मान जो है वो समान होगा, बस वो विपरीत आवेशित हो, है ना। इलेक्ट्रॉन आपका कैसा है, निगेटिवली चार्ज है, और प्रोटॉन आपका कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। वही न्यूट्रॉन पर कोई आवेश आपका नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। अगर यूनिट में देखेंगे तो -1 यूनिट है, और अगर आवेश का मान देखेंगे हम तो कितना है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलम का आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आपका होता है, ठीक है ना। और अगर मास की बात करें कि द्रव्यमान कितना है, तो देखो आपने जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो आपने बोला था बहुत ही हल्का पार्टिकल है। हल्के का मतलब क्या है, वेट नहीं है उसमें कुछ भी। तो वेट देखो 9.11 इंटू 10⁻31। जब घात आपकी ऋणात्मक होगी तो इसका मतलब 9 के इधर कितने सारे जीरो आ जाएंगे, तो 1 से कितनी छोटी वैल्यू है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका द्रव्यमान हो गया। सिंबल इसको हम ई के ऊपर एक ऋण चिन्ह लगाकर भी आपका दिखाते हैं। आउटसाइड द न्यूक्लियस आपका इसका लोकेशन होता है कि न्यूक्लियस के बाहर ये है। प्रोटॉन पर बात करें तो +1 यूनिट आपका है, जिस पर एक प्रोटॉन पर आपका चार्ज कितना है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19। ये ऋण में है, ये धन में है, और कूलम सेम आवेश है दोनों पर। अगर द्रव्यमान की बात करें तो 1.673 इंटू 10⁻⁻27, तो ये -31 था, ये -27 है, यानी इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन आपका कैसा होगा, भारी होगा। ओके, और इसका लोकेशन क्या है, इन द न्यूक्लियस, नाभिक के अंदर है ही। न्यूट्रॉन की बात करें, इस पर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। एंड अगर इस पे द्रव्यमान की बात करें तो लगभग प्रोटॉन के ही समान होता है, 1.675 इंटू 10⁻⁻27। इसको आप n के ऊपर 0 के साइन से दिखा सकते हैं, और इसकी लोकेशन भी इन द न्यूक्लियस है, यानी कि नाभिक में ही आपका प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। ओके, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक के बाहर है जो घूम रहे हैं। ओके,
तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में रदरफोर्ड की कमियों के बारे में बात की और एक बार फिर से हमने थॉमसन का और रदरफोर्ड का मॉडल यहाँ पर पढ़ा। आज के सेशन में जीआईसी सितारगंज से मोहम्मद फरहान ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है। कोई भी डाउट होता है, क्वेश्चन होता है तो सेशन में पूछ लेना है। आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।